मैं सब समझती हूँ बेटा, पर तुम दोनों ही ऐसे अड़ जाओगी तो कैसे चलेगा। नहीं माँ जी, मैं इनके साथ एक कमरे में नहीं रह सकती। क्या पता रात को मेरा गला दबाकर मुझे मार दिया तो। अच्छा, ऐसी हरकत तो तुझ जैसी जलनखोरी कर सकती है। माँ जी, मैं भी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब आप ऐसा कीजिए, आप और बाबूजी अंदर हो जाइए, हम आंगन में सो जाएंगे। अरे कैसी बातें कर रही हो, घर की बहुएं खुले में सोएं और हम अंदर। ना, चुपचाप अंदर जाओ दोनों। शांति ने अपनी दोनों बहुओं से ये बात गुस्से में कही तो दोनों को चुपचाप उस कोठरी में जाना पड़ा जहां उनकी सास ने उन्हें एक साथ सोने के लिए कहा था। असल में शांति के दो बेटे थे, अजय और विजय। दोनों ही शहर में काम करते थे और दोनों की पत्नियां गांव में अपने सास ससुर के साथ रहती थी। विभा जेठानी थी और जूही देवरानी, और दोनों ही एक दूसरे को एक आंख नहीं सुहाती थी। लेकिन फिलहाल एक ही कमरे में रहना इनकी मजबूरी थी, क्योंकि कुछ दिन पहले हुई तेज बारिश में इनका घर बुरी तरह ढह गया था, सिवाय उस एक छोटी सी कोठरी के जो काफी छोटी थी और फिलहाल वहीं पर पूरे घर का सामान भी रखा हुआ था। ये क्या कर रही हो भाभी? यहाँ तो मैं लेटने वाली थी। लेटने वाली थी? लेटी तो नहीं ना, मैंने अपना बिस्तर पहले बिछा लिया, तो अब मैं ही यहाँ सोऊंगी। तो फिर मैं कहाँ सोऊंगी? जा ऊपर टांट पर सो जाकर। विभा ने ये बात बस जूही को चिढ़ाने के लिए कही थी, लेकिन जूही इतने गुस्से में थी कि वाकई एक सीढ़ी लगाकर कमरे में ऊपर की ओर बनी स्लैब यानी कि टांट पर चढ़ गई और फिर अरे क्या कर रही है? वहां से गिरी ना तो एक भी हड्डी पसली नहीं बचेगी तेरी। हाँ, और आप यही तो चाहती हो, इसीलिए तो मुझे टांट पर चढ़ने के लिए कहा। तो लो, चढ़ गई मैं, अब खुश? जूही की बात सुनकर विभा ने अपना माथा पीट लिया और फिर बिना कुछ कहे जाकर सो गई। उधर जूही जोश में ऊपर चढ़ तो गई, लेकिन डर से उसकी हालत खराब थी। हे भगवान, कितनी तेज है मेरी जेठानी, खुद तो आराम से नीचे सो गई और मुझे यहाँ ऊपर टांग दिया। मैं भी पागल ही हूँ जो गुस्से में ऊपर आ गई। सच में अगर नींद में गलत करवट ले ली तो हड्डियों का चूरमा बन जाएगा मेरा। तो क्या करूं? अब अगर नीचे गई तो इन्हें मौका मिल जाएगा बातें सुनाने का। अब सोना तो यहीं पड़ेगा, लेकिन कुछ सोचना भी पड़ेगा। काफी देर दिमाग लगाने के बाद आखिरकार जूही को एक अच्छा आइडिया आ ही गया। उसने खुली टांट की तरफ एक कपड़ा बांध दिया और फिर बेफिक्र होकर सो गई। फिर अगले दिन, अरे जूही कहाँ गई? विभा, रात को वाकई तूने ठिकाने तो नहीं लगा दिया उसे? अरे नहीं माँ जी, वो देखिए वहां टांट पर आराम से सो रही है। हैं? ये पागल है क्या? टांट पर जाकर क्यों सोई? जूही, अरे ओ जूही, गिर जाएगी वहां से, चल नीचे आ जल्दी। अरे नहीं माँ जी, मुझे तो बहुत बढ़िया नींद आई यहाँ पर। मैंने तो सोच लिया अब से मैं यहीं सोया करूंगी। अरे पर रहने दीजिए ना माँ जी, अच्छा ही है, यहाँ नीचे मैं भी चैन से सो पाऊंगी। अरे पर जब अजय विजय घर आएंगे तब विजय कैसे सोएगा इसके साथ इतनी सी टांट पर? उसकी चिंता आप मत कीजिए माँ जी, मैंने कल रात को इसका हल सोच लिया था। बस आप मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए और फिर देखिए मैं कैसे इस एक कमरे को 2 कमरों में बदलती हूँ। जूही की बात किसी के पल्ले नहीं पड़ी, लेकिन वो जानती थी कि उसे क्या करना है। वो सीढ़ी से नीचे उतरी और फिर सीधे जंगल की ओर गई। वहां से कई सारी मजबूत लकड़ियां और मुलायम घास लेकर आई और फिर मोटी रस्सी से उसी टांट के सहारे हवा में ही एक बढ़िया बिस्तर तैयार कर लिया, जिसमें कम से कम 2 लोग आराम से सो सकते थे। और फिर ये तो बढ़िया जुगाड़ कर लिया तूने बहू। चलो अच्छा है, अब तुम दोनों बिना लड़े एक दूसरे के साथ एक ही कमरे में रह सकोगी। एक कमरे में गुजारा करना फिलहाल विभा और जूही की मजबूरी थी, लेकिन वो लड़े बिना रह जाएं, इसके आसार तो कम ही थे। आहा, इतनी मेहनत करके इतना बढ़िया बिस्तर बनाऊं मैं और उस पर सोओगी आप? वाह भाभी, फौरन मेरे बिस्तर से नीचे उतरो, वरना। मुझे भी कोई शौक नहीं है तेरे बिस्तर पर लेटने का। मैं तो बस देख रही थी कि ये मजबूत है भी कि नहीं। पता चले रात को तू और देवर जी हमारे सिर पर आ गिरो। चिंता मत कीजिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये बिस्तर मैंने तैयार किया है, इतनी आसानी से नहीं टूटेगा, कोई चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले। जेठानी और देवरानी में सुलह की उम्मीद ना के बराबर थी। दूसरी तरफ इन दोनों के पति भी काम से छुट्टी लेकर कुछ दिनों के लिए घर आने वाले थे। और फिर माँ, कुछ पैसों का इंतजाम तो हो गया, पर पूरा घर बनवाने लायक अब भी नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, यहाँ सब इंतजाम हो गया है। सब इंतजाम हो गया मतलब क्या? कहीं से पैसे? नहीं, पैसों का इंतजाम तो नहीं हुआ, पर लेटने बैठने का इंतजाम हो गया है। मैं और तेरे बाबूजी यहाँ आंगन में आराम से हैं और दोनों बहुएं अपनी कोठरी में। क्या एक ही कमरे में दोनों? कोठरी अब तक सही सलामत कैसे है माँ? बस वो तो मैं और मेरा भगवान ही जानता है, लेकिन बेटा जब तक पूरे पैसों का इंतजाम नहीं हो जाता तब तक किसी तरह काम तो चलाना ही पड़ेगा ना। जाओ, अब बहुत रात हो गई है, तुम दोनों भी अंदर जाकर सो जाओ। अंदर? क्यों हमें उस अखाड़े में भेज रही हो माँ?
जहाँ पहले से ही 2 पहलवान भिड़े बैठे हैं। हम यही आंगन में सो जाएंगे, वैसे भी अंदर जगह नहीं होगी हमारे लिए। वो कोठरी है ही कितनी बड़ी। अरे नहीं नहीं, तुम दोनों अंदर जाकर तो देखो, बहुओं ने बढ़िया जुगाड़ बना रखा है। अपनी माँ की बात मानकर अजय और विजय उस कोठरी के अंदर आ गए और वाकई अंदर का नजारा देखकर चौंक गए। कोठरी में ऊपर नीचे 2 बढ़िया बिस्तर तैयार थे और फिर आधी रात के वक्त अचानक जूही की आंख खुली। उफ, गला सूख रहा है। ओहो, पानी तो नीचे रह गया, अब चुपचाप जाकर ले आती हूँ। पानी लेने के लिए जूही सीढ़ी से नीचे उतर ही रही थी कि तभी अंधेरे में उसका पैर लड़खड़ा गया। वो सीधे जमीन पर गिरने वाली थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि विभा ने सही वक्त पर उसे सहारा देकर संभाल लिया था। क्या कर रही है? अब वो पानी चाहिए था और फिर मेरा पैर फिसल गया। वैसे आप अभी तक सोई क्यों नहीं? अच्छा ही तो हुआ, अगर सो गई होती तो तूने मेरे साथ साथ सबको जगा देना था ना। मरेगी अपनी गलती से और नाम लगाएगी मेरा। ये ले पानी और जा, चढ़ जा ऊपर। जूही पानी लेकर वापस ऊपर चढ़ने लगी, लेकिन तभी उसकी नजर कोठरी के दरवाजे पर पड़ी, जहां से एक मोटा सांप अंदर आ रहा था और सीधे विभा की तरफ ही बढ़ रहा था। ये देखकर जूही फौरन नीचे उतरी और विभा को अपनी तरफ खींचते हुए जोर से बोली, भाभी हटो, सांप है। इस बार जूही ने बिल्कुल सही वक्त पर विभा को बचा लिया था। शोर से अजय और विजय की आंख भी खुल चुकी थी। दोनों ने मिलकर सबसे पहले उस सांप को मार भगाया और फिर बाल बाल बच गई आज तो। हाँ, और मैं भी। ये कहते हुए दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराई और ये देखकर अजय और विजय भी मुस्कुरा दिए, क्योंकि ये साफ समझ आ रहा था कि भले ही उस कोठरी में सब कुछ जुगाड़ से चल रहा था, लेकिन एक साथ रहते हुए देवरानी और जेठानी के बीच की दूरियां अब कम होती दिख रही थी। दिल्ली शहर में रहने वाली ऐश्वर्या दिखने में बेहद खूबसूरत थी। अपने माता पिता धर्मेंद्र और हेमा की वो इकलौती बेटी थी, जिस वजह से वो उनकी बेहद लाडली थी। ग्रेजुएशन पूरी होने के बाद उसके माता पिता उसकी शादी के लिए लड़का ढूंढने लगे। मेरी बेटी अब जवान हो गई है, अब उससे शादी करके दूसरे घर जाना होगा, लेकिन मेरा तो ये सोच सोच कर ही बुरा हाल हो रहा है कि उसके जाने के बाद उसके बिना हम कैसे रहेंगे जी। इसी बात की चिंता तो मुझे भी खाई जा रही है हेमा। धर्मेंद्र चौहान का दिल्ली शहर में अपना 2 मंजिला मकान था, जिसमें ग्राउंड फ्लोर पर वो खुद रहा करते थे और ऊपर की मंजिल बिल्कुल खाली थी। एक दिन संडे वाले दिन किसी अजनबी ने दरवाजे की घंटी बजाई। रुको माँ, मैं दरवाजा खोलती हूँ। ऐश्वर्या ने जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने एक बहुत ही हैंडसम लड़का खड़ा हुआ था, जिसका नाम था अखिल। जी, मुझे पता चला है कि आप अपने घर का ऊपर वाला फ्लोर किराए पर देना चाहते हैं। आप यहीं रुकिए, मैं पापा को बुलाकर लाती हूँ। हाँ, क्या बात है, बताओ। अंकल, वो एक्चुअली मैं अपने पेरेंट्स के साथ 2 दिन पहले ही इस शहर में आया हूँ। मेरी यहाँ नई नई जॉब लगी है, तो मुझे आपका घर किराए पर चाहिए था। लेकिन बेटा, मुझे अपना घर किराए पर देने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अरे दे दीजिए ना, देखो तो बेचारा कितना मासूम लगता है। और वैसे भी कल को जब ऐश्वर्या ब्याह करके चली जाएगी, तब हम इस घर में अकेले ही रह जाएंगे, तो कम से कम और कोई होगा तो मन तो लगा रहेगा ना। आंटी जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जब आपकी बेटी शादी करके चली जाएगी तो मैं आपका मन अच्छे से लगा कर रखूंगा, आपको बिल्कुल भी बोर नहीं होने दूंगा। अरे वाह बेटा, तुम तो बहुत अच्छी बातें करते हो और जल्दी खुल मिल भी जाते हो। एक काम करो, तुम अपने पेरेंट्स के साथ कल ही ऊपर वाले फ्लोर पर रहने आ जाओ, मैं तब तक साफ सफाई करवा कर रखूंगी। अरे नहीं आंटी जी, आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं खुद ही आकर सारी साफ सफाई कर लूंगा। अगले ही दिन अखिल अपनी माँ आशा और पिता रमेश के साथ उनके घर में शिफ्ट हो जाता है। अखिल स्वभाव का बहुत ही अच्छा लड़का था। अपनी चुलबुली बातों और हंसते हुए चेहरे से वो सबका मन जीत लेता था। हेमा चौहान को अखिल बहुत पसंद आता है। अब अखिल को उस घर में रहते हुए कुछ दिन बीत चुके थे। एक शाम हेमा अपने पति धर्मेंद्र से कहती है, अखिल कितना प्यारा लड़का है ना। हाँ, आजकल के जमाने में भला ऐसे लड़के मिलते कहाँ हैं। अपने माता पिता को खाना तक बनाकर खिलाता है। अजी, खाने की क्या बात करते हो, जब उसकी मेड नहीं आती तो वो घर का भी सारा काम खुद ही करता है। हमारी बेटी को भी काश ऐसा ही कोई लड़का मिल जाए। ऐसा ही कोई क्यों, अपना अखिल बुरा है क्या? लेकिन वो तो हमारे किराएदार हैं। हाँ, तो ये तो अच्छी बात है ना, इससे हमारी बेटी भी अपने पास ही रहेगी। आप हाँ कहो तो मैं कल ही उसके माता पिता से रिश्ते की बात आगे बढ़ाती हूँ। हाँ ठीक है। फिर एक दिन मौका पाकर हेमा अखिल और उसके परिवार से इस बारे में बात करती है और फिर सबकी रजामंदी से दोनों की शादी हो जाती है।
अगले दिन जब सुबह अखिल सोकर उठता है तो ऐश्वर्या को ना पाकर अपनी माँ से पूछता है। माँ, ऐश्वर्या कहाँ है? पता नहीं बेटा, मैं भी उसे ही ढूंढ रही हूँ। आज उसकी पग फेरों की रस्म जो है। लेकिन ऐश्वर्या तो बड़े मजे से अपने पेरेंट्स के पास जाकर चाय पी रही थी। ऐश्वर्या, तुम वहां क्या कर रही हो? चाय पी रही हूँ। मुझे अपने इस कप में ही चाय पीना पसंद है और बाथरूम भी मैं सिर्फ अपना ही यूज करती हूँ। ऊपर का वो रूम मुझे पसंद नहीं। अरे बहू, आज तुम्हारी पग फेरों की रस्म थी, लेकिन तुम तो अकेले ही मायके पहुंच गई। चलो कोई नहीं, अब मैं अखिल को नीचे भेजती हूँ तुम्हें लेने के लिए। क्या सासू माँ, आप भी आ तो रही हूं मैं। इसके बाद आशा उसे पहली रसोई बनाने के लिए कहती है, लेकिन 5 मिनट के अंदर ही ऐश्वर्या हलवा लेकर पहुंच जाती है। अरे वाह, हमारी बहू तो बहुत तेज है। 5 मिनट भी नहीं हुए इसे गए हुए और हलवा बनाकर ले आई। नहीं पापा जी, ये तो नीचे मम्मी ने बनाया था तो मैं ऊपर ले आई। बहू, अब वो तुम्हारा मायका है और ये तुम्हारा ससुराल। हाँ तो क्या फर्क पड़ता है। अच्छा वो सब छोड़िए और ये बताइए कि आप इस महीने का किराया कब दे रहे हैं। पापा ने कहा था आपसे पूछ लूं। लेकिन बहू, अब तो हम रिश्तेदार हैं, क्या अभी भी तुम्हारे पापा हमसे किराया लेंगे? हाँ पापा जी, मेरे पापा ना हिसाब के एकदम पक्के हैं। अगर आप नहीं दोगे तो वो मुझसे मांग लेंगे, क्योंकि अब मैं इस घर की बहू जो हूँ। ऐसे ही एक रोज जब ऐश्वर्या और निखिल अकेले में बैठकर बातें कर रहे होते हैं तो ऐश्वर्या की माँ उसे आवाज देकर नीचे बुला लेती है। ऐश्वर्या बेटी, कहाँ हो तुम? जल्दी से नीचे आ जाओ। कहाँ जा रही हो? अब ये तुम्हारा ससुराल है। मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे नींद अपने कमरे में ही आती है। इतना कहकर वो वहां से चली गई। अगले दिन अखिल घर का राशन लेने जा रहा था तो हेमा ने भी उसे अपनी लिस्ट पकड़ा दी। अरे दामाद जी, जरा ये मेरा भी राशन लेते आना। ठीक है आंटी, मेरा मतलब है सासू माँ। ऊपर वाले फ्लोर पर खड़े रमेश और आशा ये सब देख रहे थे। हे राम, ये ऊपर ससुराल और नीचे मायके में न जाने और क्या क्या दिन देखना पड़ेगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और ऐश्वर्या प्रेग्नेंट हो जाती है। घर में सभी ये जानकर बहुत खुश थे। देखते ही देखते उसे 7 महीने पूरे हो जाते हैं। उफ, यहाँ ऊपर वाले फ्लोर पर तो कितनी गर्मी है। एसी तक नहीं है यहाँ। मुझे ना इस प्रेगनेंसी में ये गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही, इसलिए अब मैं कुछ महीने अपने मायके, मेरा मतलब है नीचे ही रहूंगी, और जब बच्चा पूरे 3 महीने का हो जाएगा तभी ससुराल मतलब ऊपर आऊंगी। लेकिन ऐश्वर्या, ये बात ठीक नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, जाने दे बहू को। ऐसी हालत में इसे परेशान ना कर। और ये 4 सीढ़ी नीचे तो जा रही है, जब तेरा दिल करे मिलाए कर इससे। नहीं मम्मी जी, ये बात ठीक नहीं। अखिल 10 दिन में एक बार मिलने आ सकते हैं। अरे आखिरकार वो मेरा मायका है ना। अखिल जी का रोज रोज वहां आना अच्छी बात नहीं। ठीक है बहू, जैसा तुम्हें ठीक लगे। काफी सोच विचार के बाद अखिल एक दिन धर्मेंद्र से मिलने नीचे जाता है। अरे आओ दामाद जी, आज मैं आपका दामाद नहीं बल्कि किराएदार बनकर आया हूँ। पापा, हम ये घर खाली करना चाहते हैं। तभी ऐश्वर्या और हेमा भी वहां आ जाती हैं। लेकिन क्यों अखिल, ये मेरा मायका भी तो है। इसलिए तो खाली करना चाहता हूँ क्योंकि ऊपर ससुराल और नीचे मायके ने मुझे मेरी ही बीवी बच्चों से दूर रहने पर मजबूर कर दिया है। और हाँ, कल ही हम यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं अपने नए घर में, तो परसों मैं अपनी बीवी को लेने आऊंगा एक दामाद बनकर।